नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। BTV न्यूज़ की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। कोविड-19 के कहर के दौरान लामबंद हुए जिले भर के आयुष चिकित्सक। 2 अक्टूबर से जिले में बंद हो सकता है कोरोना का कार्य। अस्थायी कोविड-19 चिकित्सक अधिकारी कर्मचारी 2 अक्टूबर से हड़ताल पर। संविदा संवर्ग में संविलियन करने की मांगों पर मुख्यमंत्री से नहीं बनी सहमति। कोरोना की जांच हो सकती है प्रभावित। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक की हुई हत्या। नगर के दीनदयालपुरम स्थित धोबी घाट की वारदात। नाबालिग ने युवक पर किया चाकू से हमला। उपचार के दौरान युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। बीते 2 दिनों से नगर में हत्या का दूसरा मामला। मंडी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। मांगों को लेकर मंडी कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। वेतन, भत्ता और नौकरी सुरक्षित करने की मांग। 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल करेंगे मंडी कर्मचारी। और अब समाचार विस्तार से। अस्थायी कोविड-19 चिकित्सीय अधिकारी कर्मचारी बालाघाट द्वारा मांगों पर सहमति नहीं बनने से 2 अक्टूबर से हड़ताल की जा रही है। अस्थायी कर्मचारियों ने संविदा संवर्ग में संविलियन करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते आयुष चिकित्सकों की अस्थायी नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की भी अस्थायी नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा अप्रैल माह में 3 महीनों की अस्थायी नियुक्ति पर रखा गया था। उसके बाद जुलाई में 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 30 सितंबर को 6 माह पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा 1 माह का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिससे अस्थायी चिकित्सकों व लैब टेक्नीशियन को 1 माह बाद बेरोजगार होने की चिंता सताने लगी है और अस्थायी कर्मचारियों ने संविदा संवर्ग में संविलियन कर नियमित किए जाने की मांग की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री से इस संबंध में सहमति नहीं बनने पर 2 अक्टूबर से कोरोना की सैंपलिंग व जांच बंद कर हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब हो कि बालाघाट जिले में अस्थायी रूप से नियुक्त 47 आयुष चिकित्सक व 25 लैब टेक्नीशियन हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते 2 दिनों में पुनः एक हत्या का मामला प्रकाश में आया है। नगर के रिहायशी इलाके में घटित हुई इस घटना के बाद रहवासियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। बता दें कि 30 सितंबर की रात्रि में नगर के दीनदयालपुरम कॉलोनी में एक नाबालिग ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर मामले को विवेचना में लिया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में रात करीब 11 बजे दीनदयालपुरम कॉलोनी के सामने तालाब में सागर सोनी सिंगल टोली निवासी अपने कुछ साथियों के साथ मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान अपने एक साथी के साथ वहां पर नाबालिग आरोपी पहुंचा और यहां पर उसका सागर के साथ मछली मारने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि नाबालिग आरोपी ने चाकू निकालकर सागर के सीने पर 2 वार और गले पर 1 वार कर उसे घायल कर दिया। विवाद की आवाज सुनकर दीनदयालपुरम के रहवासी और पुलिसकर्मी सुरेश भगत मौके पर पहुंचे और उन्होंने चाकू से वार कर चाकू को हाथ में लेकर भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को बहादुरी दिखाकर पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
वहीं सड़क पर घायल पड़े युवक को अन्य युवकों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसी दौरान मौके पर पहुंचे सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, टीआई मनशाराम रोमड़े, आरक्षक शैलेश गौतम, आरक्षक गजेंद्र माटे समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाकर मौके पर पहुंचकर घटनास्थल और जिला अस्पताल का मुआयना किया और आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। जी, रात को लगभग 11:15 बजे हमारे पास एक सूचना आई थी दीनदयालपुरम के रहवासियों की तरफ से कि यहाँ पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में है, जिसको किसी के द्वारा, आरोपी के द्वारा चाकू से वार किया गया है। उसको तत्काल रहवासियों की मदद से एवं पुलिस बल की मदद से तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ पर उसका उपचार चालू करवाया गया, बट ये दुखद उससे बताना पड़ रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई ज़्यादा खून बहने से। तो आरोपी को लेकिन तत्काल तभी हमारी पार्टी द्वारा सर्च उसकी की गई जी, और आरोपी का भी पता हमें चल गया है कि वो कौन है। ठीक है, आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई एवं विवेचना की जाए। बीते दिनों ही ढीमर टोला में एक 19 वर्षीय युवक की चाकू से हमला कर बेरहमी पूर्वक हत्या कर दी गई थी। यहाँ पर भी हमलावर नशे की हालत में थे, जिसके चलते ही उन्होंने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या को अंजाम दिया। और बीती रात भी सागर की हत्या करने वाला आरोपी अधिक नशे की हालत में था और नशे की हालत में ही उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। लॉकडाउन के बाद से ही बालाघाट में नशे की लत और असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी तेजी से बढ़ी है और आए दिन मारपीट की वारदात सामने आ रही है। इधर 30 सितंबर की रात्रि में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दीनदयालपुरम में मोती तालाब में मछली मारने की बात को लेकर हुई युवक की हत्या के मामले में 1 अक्टूबर को दीनदयालपुरम के रहवासियों ने नगर पुलिस अधीक्षक सहित नगरपालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। रहवासियों ने कहा कि दीनदयालपुरम कॉलोनी में ही मोती तालाब गार्डन, मोती तालाब और मोती तालाब की पार है, जहां सुबह शाम रहवासियों के साथ ही बड़ी संख्या में नगरवासी भ्रमण करते हैं और मनोरंजन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगा रहता है और आए दिन ये लोग विवाद भी करते हैं, जिसका ही परिणाम ये रहा कि बीती रात युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे दहशत में आए रहवासियों ने गुरुवार को सीएसपी से मुलाकात कर असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही पॉइंट बनाकर पुलिस बल तैनात करने की भी मांग की गई है। दीनदयालपुरम कॉलोनी निवासी जीसी डोंगरे ने बताया कि रात्रि में मोती तालाब के धोबी घाट में एक युवक की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में यहां पुलिस गश्त करती थी, लेकिन अब पुलिस गश्त नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आए दिन यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जो रात्रि में शराब का सेवन भी वहीं बैठकर करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि वहां पुलिस पॉइंट लगाया जाए। ये रात में धोबी घाट में जो है एक बच्चे का मर्डर हो गया है और प्राय वहाँ उपद्रवी तत्व लगे रहते हैं। पुलिस को अपना काम करना चाहिए कि वहाँ पॉइंट लगाना चाहिए, मगर आज तक पॉइंट नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण से क्या होता है कि रात शाम को महिला भी घूमती है, तब भी उठपटांग शब्दों का उपयोग किया जाता है और वो शर्म के बारे में बेचारी चुपचाप चली जाती है। वहाँ पुलिस पॉइंट होने से क्या होगा कि इस प्रकार के उपद्रव नहीं होंगे। जो घटना रात को घटी वो बहुत बड़ी घटना घट गई। 17 साल का लड़का, उसका मर्डर कर दिया गया। और ये उपद्रवी तत्व जो होते हैं, जो रात को बैठ के पीते हैं, वहाँ पे शराब पीते हैं और सब बड़ा गंदगी भी करते हैं, इसलिए वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए पुलिस पॉइंट होकर इनको भगाना चाहिए। इसके अलावा दीनदयालपुरम के रहवासियों ने वार्ड की अन्य समस्याओं को लेकर नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर नगरपालिका सीएमओ को भी ज्ञापन सौंपकर समस्या का तत्काल निराकरण किए जाने की मांग की। इस दौरान वार्डवासी देवेंद्र तिवारी ने बताया कि बीती रात्रि जो घटना हुई है उससे कॉलोनी वासी भयभीत हैं। मोती तालाब में जो लोग चोरी से मछली पकड़ रहे हैं उनके बीच अक्सर विवाद होता रहता है, इस पर अंकुश लगाया जाए, जबकि कॉलोनी में संचालित एक अतिक्रमणकारी की दुकान को तत्काल हटाया जाए। से सभी कॉलोनीवासी, महिला, पुरुष, बच्चे सब भयभीत हुए और आज हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को, सीएसपी साहब को कोतवाली थाने में और अभी सीएमओ नगर पालिका से हम लोग मिलने आए हैं। जो ये घटना घटी, इस चीज़ को कॉलोनीवासी कई वर्षों से हम लोग ध्यान दे रहे थे कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। जो सबसे पहली गलती वहाँ जो मछली मार रहे हैं चोरी से, चोरी दिन भर बैठ के मछली मारते हैं, उनके बीच में आपस में विवाद का कारण बनता है। वो चोरी छुपे वहाँ घासों में बैठ के तालाब में मछली मारते रहते हैं। दूसरा, शहर भर के जो हॉस्पिटलों के कपड़े हैं, होटलों के कपड़े हैं, हमारे धोबी भाई लोग वहाँ कपड़े धोते हैं, वो वहीं पर गार्डन में जो प्रशासन ने पब्लिक के लिए, जनता के लिए बैठने के लिए, घूमने के लिए गार्डन बनाया है, वे लोग वो संक्रमित कपड़ों को वहाँ सुखाते हैं। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इन लोगों को कुछ उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से जो कई सालों से दुकानें चल रही हैं, एक धोबी की दुकान है वहाँ अनाधिकृत रूप से चल रही है, इन सब अतिक्रमणों को हटाए कॉलोनी से और पुलिस का जो पॉइंट बनाए, लड़के लड़कियाँ आकर
करके रात में 10 बजे 11 बजे तक बर्थडे मनाते हैं, शराब की बोतलें फेंकते हैं वहाँ पे। इन लोगों पे पुलिस प्रशासन रोक लगाए, ऐसा ही निवेदन करने हम लोग आए। इस दौरान जीसी डोंगरे, देवेंद्र तिवारी, महेंद्र सुसराउत, श्रवण शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 25 सितंबर से कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल 1 अक्टूबर को भी जारी रही। जिले के सभी मंडी कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब हो कि प्रदेश भर के कृषि मंडी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे मॉडल एक्ट व मंडी निजीकरण के विरोध में 25 सितंबर से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिससे जिले की सभी 7 कृषि उपज मंडियों में मंडी का कार्य पूरी तरह बंद है। इस एक्ट का मंडी के तुलावटी हमाल द्वारा भी खुलकर विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश शासन द्वारा मॉडल एक्ट लागू करने का अध्यादेश जारी किया गया है, जिसका लगातार विरोध कृषि मंडी समितियों के द्वारा किया जा रहा है। इस अध्यादेश के लागू होने से मंडी के बाहर अनाज की खरीदी बिक्री की अनुमति देने के साथ टैक्स में छूट दी जा रही है, जिससे मंडी में उपज आना बंद हो जाएगी, जिससे मंडी की आवक कम होगी। मंडी कर्मचारी संघ अध्यक्ष मनोज पटले ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 3 सितंबर को भोपाल में प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया गया था, जिससे मुख्यमंत्री द्वारा मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मांगों पर अमल नहीं करने से हड़ताल की जा रही है। हमारी मांगे हैं कि मंडियों का अस्तित्व बना रहे और जो 3 कृषि अध्यादेश जारी हुए हैं, जिससे मंडियों का अस्तित्व खतरे में है और हमारे वेतन भत्ते और नौकरी असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर सभी मंडी में सत्याग्रह करते हुए भूख हड़ताल पर रहेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा प्रदेश के मंडी कर्मचारी और अधिकारियों, पेंशनर्स, हमाल तुलावटी और इन सब के हितों की रक्षा करने के लिए एक संगठन है। और आज की जो इस धरने की और आंदोलन की जो रूपरेखा है वो इस परिप्रेक्ष्य में बनी है कि 3 तारीख को हमने भोपाल में प्रदेश स्तरीय बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आंदोलन करने के बाद माननीय सीएम साहब ने 6 तारीख को आश्वासन दिया था कि आपकी सभी मांगे पूरी कर ली जाएगी, लेकिन 6 तारीख से लेकर के आज तक शासन की तरफ से किसी भी प्रकार का सकारात्मक रवैया नहीं अपनाने के कारण और आश्वासनों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाने के कारण हम पुनः श्रीमान कलेक्टर महोदय के हाथों माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे मंडी कर्मचारी आकाश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो मॉडल एक्ट लागू किया गया है, उससे जो मंडी की हालत है, उससे हमारे वेतन भत्ते असुरक्षित हो गए हैं। हमारा वेतन भत्ता सुरक्षित किया जाए। मांगों को लेकर पूर्व में भी आंदोलन किया गया, जिससे मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री ने मांग पूरी करने आश्वासन देकर 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन सरकार द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। सर, हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो अध्यादेश लागू करने से जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लागू किया उसके बाद हमारी मंडी की जो हालत हुई है और हमारे वेतन भत्ते असुरक्षित हो गए हैं, तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारे वेतन भत्ते सुरक्षित किए जाए। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। ज्ञापन सौंपते समय आकाश ठाकुर, मनीष मेरावी, तरुण पटले, सुधीर त्रिपाठी, पूनम ठाकुर, पार्वती पट्टावी, CL लिल्हारे, जीवन कुसरे सहित अन्य मौजूद रहे। वन विभाग द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर आज CCF कार्यालय की बाउंड्री वॉल पर वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा भाग लेकर वनों व अन्य जीवों से संबंधित चित्र बनाए गए। इस अवसर पर वन मंडल अधिकारी बालाघाट दक्षिण सामान्य मोहित सूद, DFO दक्षिण सामान्य अनुराग कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब हो कि हर वर्ष वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का आयोजन रैली निकालकर भव्य रूप से किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते सामान्य रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वन विभाग के द्वारा इस अवसर पर सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के संबंध में बताया गया कि आज वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बालाघाट सब डिवीजन दक्षिण सामान्य अंतर्गत बालाघाट रेंज, हट्टा रेंज, लौगू रेंज के प्रतियोगी शामिल हुए। एक टीम में 7 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें 1 रेंजर, 2 वन कर्मचारी, 2 ग्रामीण व 2 स्कूली बच्चे हैं। इसका परिणाम घोषित कर पुरस्कार दिया जाएगा। दक्षिण सामान्य वन मंडल के DFO अनुराग कुमार ने बताया कि 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है।
इस वर्ष कोविड-19 के चलते इसमें परिवर्तन किया गया है और इस कार्यक्रम को कम कर दिया गया है। बच्चों की प्रतियोगिता कराई जा रही है जिसमें हर रेंज से एक एक टीम भाग लेगी। कविता पाठ प्रतियोगिता व्हाट्सएप पर की गई है। इसके अलावा मूर्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें वन्य जीवों की मूर्ति बनाई जाएगी। प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। इसमें बच्चों के आपस में कॉम्पिटिशन्स कराए जाते थे हर वर्ष। इस बार कोविड-19 की समस्या के कारण इसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन किया गया, अपने कार्यक्रम के आयोजन कम कर दिए गए। तो उसी में एक आयोजन है हमारा वॉल पेंटिंग कंपटीशन। इस वॉल पेंटिंग कंपटीशन में प्रत्येक रेंज से एक एक टीम पार्टिसिपेट करेगी, दीवार पे पेंटिंग करेगी और इसका परिणाम फिर घोषित करके टीम को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि कोविड-19 की समस्या चल रही है, इसलिए कविता पाठ का वो था, कंपटीशन था, तो वो व्हाट्सएप पे ही हम लोगों ने प्राप्त कर लिए। बच्चे को आने की आवश्यकता नहीं, वो अपने अपने स्कूल से या अपने घर पे ही बैठी कविता पाठ करके उसी क्लिपिंग्स हमारे पास व्हाट्सएप पे भेज दें, उसके हिसाब से परिणाम घोषित हो जाएगा। इसी प्रकार एक मूर्ति कंपटीशन है जिसमें कि हर टीम को जो है वो मिट्टी की मूर्ति बनाने की किसी जानवर की, तो उसका भी वनमंडल स्तर पे फिर परिणाम घोषित होगा प्रथम द्वितीय तृतीय। इस दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट सामान्य पायल रजावत, वन परिक्षेत्र अधिकारी लौगूर सामान्य JL अहिरवार, वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा सामान्य धर्मेंद्र बिसेन सहित अन्य वन कर्मचारी मौजूद रहे। 30 सितंबर को देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 53 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 29 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 30 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक 1158 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 750 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 391 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 7 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 53 मरीजों में बिरसा तहसील के मलाजखंड का 1 मरीज, कनिया का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम कुलपा के 2 मरीज, पौसेरा के 2 मरीज, बोलेगांव के 2 मरीज, बोथली का 1 मरीज, बीरनपुर के 2 मरीज, वार्ड नंबर 5 लांजी का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम बम्भन गाँव का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत भटेरा चौकी का 1 मरीज, हनुमान चौक पद्मश्री अपार्टमेंट का 1 मरीज, मोती नगर के 5 मरीज, बूढ़ी का 1 मरीज, प्रेम नगर का 1 मरीज, सुजान धर्मशाला के पास का 1 मरीज, जिला चिकित्सालय बालाघाट का 1 मरीज, कटंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम अगासी का 1 मरीज, बोनकट्टा का 1 मरीज, साउंगी के 3 मरीज, वार्ड नंबर 14 कटंगी का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम बहिया टिकुर के 2 मरीज, बल्हारपुर के 3 मरीज, कनकी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैहर के वार्ड नंबर 10 के 3 मरीज, वार्ड नंबर 14 का 1, बालाघाट तहसील के अंतर्गत वार्ड नंबर 14 का 1, चांगोटोला का 1 मरीज, ग्राम भरवेली के वार्ड नंबर 1 के 2 मरीज, वारासिवनी तहसील के ग्राम सोनझरा के 2 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 14 गंगोत्री कॉलोनी के 4 मरीज, वार्ड नंबर 6 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 5 का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम चंदना का 1 मरीज शामिल है। गुरुवार 1 अक्टूबर को BSNL दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बालाघाट जिले के BSNL कर्मचारियों ने काला दिवस मनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर तत्काल 4G सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 4G सेवा तत्काल शुरू नहीं किए जाने पर आगामी समय में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। 1 दिवसीय प्रदर्शन के दौरान BSNL एम्प्लॉयज यूनियन के जिलाध्यक्ष साहिब लाल माहुली ने बताया कि प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क 4G के बाद 5G तक पहुंच गया है और सरकार BSNL को 4G सेवा तक नहीं दे पा रही है, जिससे BSNL प्राइवेट कंपनियों की तुलना में बेहतर सर्विस उपभोक्ताओं को नहीं दे पा रही है, जिसके चलते BSNL के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर काला दिवस मनाकर केंद्र सरकार से तत्काल ही BSNL की 4G सेवा की शुरुआत करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा निर्मित बाधाओं को रोकने की मांग, निरस्त किए गए 4G टेंडर को फिर से करने, BSNL के रिवाइवल के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग की गई है।
जी आज बताइए, आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? हम लोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई 4G सेवा आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि BSNL को भारत सरकार 4G सेवा तत्काल उपलब्ध कराए। आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया है? सांकेतिक एक दिवसीय है ये विरोध। काली पट्टी बांध के सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शित किया है ऑल ओवर इंडिया में। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती, 4G आपको तत्काल नहीं दिया जाता, तो आगे क्या करेंगे? ये लड़ाई जो CHQ का आदेश होगा, आगे भी लड़ाई चलते रहेगी। प्रदर्शन के दौरान संचार निगम एसोसिएशन के जिला सचिव ईशांत पटेल ने बताया कि 1 अक्टूबर 2000 में सरकार ने BSNL को निगम घोषित तो कर दिया था, लेकिन 4G सेवा न देकर प्रतिस्पर्धा की होड़ से बाहर कर दिया था। उन्होंने बताया कि पहले 3,65,000 BSNL कर्मचारी थे, जो घटकर 65,000 रह गए हैं। फिर भी कर्मचारियों की कमजोरी को BSNL के पतन का कारण बताया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि जब 3G सेवा शुरू की गई थी तब BSNL को टावर लगाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके चलते ही BSNL निजी कंपनियों से पिछड़ गई। अन्यथा BSNL निजी कंपनियों से बेहतर स्थिति में होती। उन्होंने कहा कि इसमें कर्मचारियों की गलती नहीं है, सरकार उन्हें सुविधा दे तो BSNL के कर्मचारी प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे और निजी कंपनियों से बेहतर सेवा दे सकेंगे। दौड़ से अलग होकर हमने इस दिन को काला दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि सरकार ने अलग तो कर दी, निगम बना दिया, लेकिन हमें 4G स्पेक्ट्रम जो कि आज की डेट में बहुत आवश्यक है किसी भी तरीके से प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। उससे हमें वंचित रखा जा रहा है। हमारा जो टेंडर हुआ था 8,000 करोड़ का, वो भी सरकार ने निरस्त कर दिया है और ऐसा भविष्य में आने वाले 6 महीने में भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि BSNL 4G ला पाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब 5G निजी कंपनियाँ लाएगी और हमें बोला जाएगा अब आप 4G से काम चलाइए। तो हमने सरकार से इसी मामले में हमारी यूनियनों ने बात की थी कि वो यथाशीघ्र जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको दूर कर यथाशीघ्र 4G चालू करने के लिए परमिशन दें। और सरकार की तरफ से बहुत ढिलाई बरती जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। तो यदि सरकार नहीं चाहती तो आज हमने सांकेतिक काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम भूख हड़ताल पर जाएंगे और इससे उग्र आंदोलन करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के नियमों में परिवर्तन किए जाने का छात्र नेताओं ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नए नियम से कई छात्र प्रवेश लेने से वंचित रह जाएंगे, जिससे छात्रों के भविष्य को देखते हुए प्रवेश का नियम यथावत रखा जाए। इस संबंध में छात्र नेता कपिल मेश्राम ने बताया कि वर्तमान में जो महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो भी विद्यार्थी प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है, विद्यार्थी का नाम पहली सूची में आने पर वह किसी कारणवश प्रवेश लेने से छूट जाता है तो दूसरे CLC में अप्लाई नहीं कर सकता है। पहले के नियम थे कि जो छात्र पहली सूची व दूसरी सूची में नाम आने पर प्रवेश लेने से छूट जाता है तो वह तीसरी सूची में अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस नए नियम से हजारों विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन व उच्च शिक्षा विभाग से मांग की है कि इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए दूर दराज गांव से आने वाले छात्रों के भविष्य को देखते हुए उचित निर्णय लें, जिससे इस कोरोना काल में लॉकडाउन से जो छात्र प्रवेश प्रक्रिया से छूट गए हैं वह प्रवेश ले सकें। अभी जो महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उस प्रवेश प्रक्रिया के चलते जो भी विद्यार्थी अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है और पहली लिस्ट में उसका नाम आ जाता है और किसी कारणवश वो विद्यार्थी एडमिशन लेने से चूक जाता है और उस विद्यार्थी द्वारा CLC की लिस्ट अगर फर्स्ट लिस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया गया है तो महाविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि वो सेकंड CLC के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। जबकि इसके विपरीत जो पहले के नियम थे वो ये कहते थे कि अगर बच्चा फर्स्ट लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में चूक गया है तो थर्ड लिस्ट में अप्लाई कर सकता था। इसलिए मैं महाविद्यालय प्रशासन से और उच्च शिक्षा विभाग से ये आग्रह करता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे हजारों विद्यार्थी इस नियम के चलते प्रवेश से वंचित हो जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग इस ओर संज्ञान ले और दूर दराज गाँव से आने वाले ऐसे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए उचित निर्णय ले, ताकि जो बच्चा प्रवेश से वंचित रह चुका है इस लॉकडाउन में वो बच्चा महाविद्यालय में प्रवेश ले सके। वारासिवनी तहसील प्रशासन द्वारा बीते दिनों ग्राम सिकंदरा पटेल टोला में सरकारी भूमि पर कच्चा मकान बनाकर लगभग 5 वर्षों से रह रहे एक परिवार का मकान तोड़े जाने से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने तहसील परिसर के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके बाद प्रशासन को इसकी खबर लगते ही तहसीलदार राजेंद्र टेकाम पुलिस बल के साथ पीड़ित परिवार को समझाने पहुंचे, जहां तहसीलदार द्वारा पीड़ित परिवार को आश्वासन देने के बाद पीड़ित परिवार ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी।
भूख हड़ताल के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित मनीष डोंगरे ने बताया कि 26 सितंबर को तहसीलदार राजेंद्र टेकाम के नेतृत्व में राजस्व अमले ने ग्राम सिकंदरा के पटेल टोला पहुंचकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए कच्चे मकान को तुड़वा दिया था और निर्माण सामग्री पंचायत के सुपुर्द कर दी थी। मकान तोड़े जाने से सालों से कच्चे मकान बनाकर रह रहा मेरा परिवार बेघर और लाचार हो गया है, जिसको लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान मनीष डोंगरे ने प्रशासन की इस कार्यवाही को लेकर स्थानीय अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा तोड़े गए उसके कच्चे मकान के ठीक पीछे एक कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी बनाई जा रही है, जिसको फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण तोड़ा गया है। वहीं उनके अलावा 2 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, मगर उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई। केवल मेरे मकान को तोड़कर कॉलोनाइजर को फायदा पहुँचाने का कार्य किया गया है, जो गलत है। शासकीय भूमि पर मैं विगत 5 वर्ष से वहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ा बना के निवास रहता अपनी पत्नी के साथ में। मेरे पीछे जसवंत पटेल जो भू माफिया है, अवैध कॉलोनी जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा शासन और प्रशासन को लेके मेरे ऊपर प्रेशर डाल के मेरा घर गृहस्थी का सामान, मेरी झोपड़ी, ये सारी चीज़ें 10,000 जो ईंटा थी वो पूरा तहस-नहस किया गया है। कितने सालों से आप निवास करते थे? सर मैं वहाँ पे 5 सालों से। आपको अतिक्रमण तोड़ने से पहले आपको नोटिस दिया गया था? जी हाँ, 23 तारीख का नोटिस था। 26 तारीख को ये 5:30 बजे 4:30 बजे अमला लेके पहुँचे और वहाँ पे सर मेरा ही अकेले का मकान नहीं था, वहाँ पे 25 से 30 लोगों के मकान है, जिसको नहीं तोड़ा गया और ना उनके ऊपर कोई नोटिस जारी किया गया। वो सिर्फ मेरे को ही अकेले को टारगेट बना के मेरा अतिक्रमण। पीड़ित रेखा डोंगरे ने बताया कि प्रशासन की एक तरफा की गई कार्यवाही गलत है। प्रशासन को मकान तोड़ने के लिए गरीब का ही मकान दिखता है। शहर में इतने रसूखदार अतिक्रमण करके बैठे हैं, इनका अतिक्रमण कभी दिखाई नहीं देता। अभी प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि 20 दिनों के अंदर आपके परिवार को दूसरी जमीन और पट्टा दिया जाएगा। अगर हमें जल्द ही दूसरी जगह नहीं दी जाएगी तो हम फिर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। जिसमें और भी वहाँ अतिक्रमण है, 25 से 30 मकान और वो भी है अतिक्रमण में। तो हमारा अतिक्रमण तोड़ दिया गया, हमारा झोपड़ा तोड़ दिया गया, हमारा घर गृहस्थी का सामान ले जाया गया। हमको यहाँ तक कि पानी पीने गिलास नहीं है, हमको पहनने साड़ी नहीं है। 5-6 दिन से एक ही साड़ी में रह रहे हैं और उन पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। क्यों तोड़वाया आपका जो झोपड़ा था, क्यों तोड़वाया, क्या लगता है आपको? सर इनकी मिली हुई सरकार है। किससे? ये लाठी वाला जसवंत पटेल, हाँ। उसी के कारण ऐसा हुआ है। अच्छा, अभी जो प्रशासन आया था आप लोगों को आश्वस्त किया है, तो आप संतुष्ट हैं उनके आश्वासन से? हाँ ठीक है सर। क्या बोले उन्होंने? 20 दिनों तक दिए हैं। 20 दिन के बाद में आपका घर बन जाएगा बोले हैं, पट्टा जारी किया जाएगा बोले हैं। आपको बता दें कि मनीष डोंगरे द्वारा तहसील परिसर के सामने भूख हड़ताल पर बैठने की जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, उसके तुरंत बाद ही तहसीलदार राजेंद्र टेकाम और थाना प्रभारी नीरज मेढ़ा अपने बल के साथ पीड़ित परिवार को समझाने पहुंचे, जहां तहसीलदार राजेंद्र टेकाम ने परिवार को दूसरी जगह जमीन दिलवाने और उस जमीन का पट्टा देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवारों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वहीं मामले में तहसीलदार राजेंद्र टेकाम ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा रास्ते में अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर मकान बनाया गया था। अधिकारियों के आदेश के बाद मकान तोड़ा गया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार द्वारा भूख हड़ताल की गई। उन्हें समझाया गया है कि आपको दूसरी जगह जमीन के साथ पट्टा भी दिया जाएगा, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। चर्चा के दौरान इन्होंने बताया कि इनकी समस्याएं क्या क्या हैं, देने के लिए मकान नहीं है और जो है इनके पास में भी वर्तमान में जो है परेशानी से गुजर रहे हैं लोग। तो इनको आश्वासन अभी ये दिया गया है कि इनको एक जो है आबादी में पट्टा दिलाया जाएगा और पीएम किसान के तहत प्रयास किया जाएगा कि इनको जो है पीएम किसान की जो वो पीएम आवास की जो राशि मिले, जिससे इनका मकान का निर्माण हो जाए। सर, इनने अभी भूख हड़ताल समाप्त की है, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है इनको? ये अभी जो मैंने बताया ना, ये इनको पट्टा दिलाया जाएगा आबादी में, और पीएम आवास के तहत जो राशि मिलती है उसमें हम प्रयास करेंगे और उनको जो है उससे जो राशि दिलवाने का प्रयास करेंगे, तो उससे इनको जो है राशि मिल जाएगी, तो इनका मकान बन जाएगा आबादी में। सर, ये
वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 4 बालाघाट रोड स्थित श्री फर्नीचर के सामने गुरुवार की सुबह आपस में 2 बाइक टकराने से बाइक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक के सामने का हिस्सा टूट गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना 108 को दी। वहीं तीनों घायलों को 108 की सहायता से सिविल अस्पताल लाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा तीनों युवकों का उपचार किया गया। वहीं एक युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बालाघाट रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 2 निवासी इब्राहिम खान घर के निर्माण कार्य के लिए बालाघाट रोड स्थित हार्डवेयर की दुकान गया हुआ था, जिसके बाद वह सामान लेने के बाद अपने घर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों बाइक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे वहां मौजूद लोगों ने 108 की सहायता से सिविल अस्पताल पहुंचाया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि राजा कुरैशी व उसका साथी अनिल पांचे की बाइक बहुत तेज रफ्तार में थी, जिसके कारण ये बाइक सवारों ने सामने से जा रहे बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राजा को पैर हाथ में मामूली चोट, इब्राहिम को हाथ में मामूली चोट आई है व अनिल को हाथ पैर सिर में गंभीर चोट आने के बाद उसे बालाघाट रेफर किया गया है। कॉलेज की विधायक प्रतिनिधि बनने के बाद अपनी टीम के साथ कॉलेज पहुंची चांदनी शर्मा ने कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुखदास तिरपुड़े से मुलाकात की व उनसे मिलकर कॉलेज की समस्या से अवगत कराया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य ने उन्हें आश्वस्त किया है कि छात्र छात्राओं को किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज की विधायक प्रतिनिधि चांदनी शर्मा कॉलेज पहुंचकर प्राचार्य से मुलाकात की व उनसे छात्रों की अनेक समस्या से अवगत कराया। इस दौरान चांदनी शर्मा ने कहा कि मैं खुद इस कॉलेज की छात्रा रह चुकी हूं, मुझे पता है इस कॉलेज में छात्रों की बहुत समस्या है। छात्रों ने मुझे पहले भी बताया था कि यहाँ के टीचर छात्रों से सही तरीके से बात नहीं करते। मैंने इस विषय में भी प्राचार्य से बात की है। वहीं मुझे प्राचार्य ने आश्वासन दिया है छात्रों की हर बात को सुना जाएगा व छात्रों के साथ गलत व्यवहार करने वाले टीचरों पर उचित कार्यवाही होगी। इस कॉलेज में अब तक जो भी विकास कार्य हुए हैं वे सभी कार्य विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा किए गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। प्राचार्य सर से मैंने मिला और चूँकि मैं इस कॉलेज की छात्रा शुरू से ही इस कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मुझे सारा अनुभव है इस कॉलेज का, तो मैंने प्रिंसिपल सर से ये बोला कि कॉलेज की जो समस्या आ रही है, बहुत सी समस्या आती है, बच्चों की समस्या आती है और भी लोगों की समस्या आती है। यहाँ पे कुछ गलत चीज़ या गलत समस्या का समाधान लेके बच्चे हमारे पास में आते हैं। तो अभी अब नए प्रिंसिपल सर आए तो उनसे यही चर्चा हुई कि किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो उसको आप अच्छे से सॉल्व करें। बीटीवी के नन्हे दर्शक वेद सोनी का 2 अक्टूबर को पहला जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा अभिषेक, मम्मी आराधना, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वेद। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447।
कोविड-19 के कहर के दौरान लामबंद हुए जिले भर के आयुष चिकित्सक 2 अक्टूबर से जिले में बंद हो सकता है कोरोना का कार्य। अस्थायी कोविड-19 चिकित्सक अधिकारी कर्मचारी 2 अक्टूबर से हड़ताल पर। संविदा संवर्ग में संविलियन करने की मांगों पर मुख्यमंत्री से नहीं बनी सहमति। कोरोना की जांच हो सकती है प्रभावित। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक की हुई हत्या। नगर के दीनदयालपुरम स्थित धोबी घाट की वारदात। नाबालिग ने युवक पर किया चाकू से हमला। उपचार के दौरान युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। बीते 2 दिनों से नगर में हत्या का दूसरा मामला। मंडी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। मांगों को लेकर मंडी कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। वेतन भत्ता और नौकरी सुरक्षित करने की मांग। 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल करेंगे मंडी कर्मचारी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।